हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में सभी का फिर से स्वागत करते हैं। आज हम देखने वाले हैं वांट ऑफ फैक्टर। इन बिंदुओं पर आज का लेक्चर पूरा बेस्ड है कि पहले देखेंगे हम लोग असामान्य आणविक द्रव्यमान क्या होता है, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। फिर देखेंगे वांट ऑफ फैक्टर की ज़रूरत क्यों पड़ी या इसका क्या महत्व है। उसके बाद हम देखेंगे इसकी गणना के लिए क्या फार्मूला हम निकालते हैं जिससे हम कोई आंकिक प्रश्नों को हल कर सकें, और लास्ट में देखेंगे कुछ आंकिक प्रश्न। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। देखिए, तो जब हम कोई सॉल्यूट को विलयन बनाने के लिए यूज़ करते हैं और विलायक में डालते हैं, तो यदि वह एसोसिएट हो जाता है, संगुणित हो जाता है या डिसोसिएट हो जाता है, टूट जाता है, तो उस विलेय को हम कहते हैं वह कोई न कोई विद्युत अपघट्य विलेय है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है। तो वो पानी में जैसे ही जाता है अपने आयंस में टूट सकता है या दो से अधिक आपस में जुड़ सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हम जो एक्सपेक्ट करते हैं उसका मॉलिक्यूलर मास वो हमारे एक्सपेक्टेशन से अलग आता है। अर्थात जब हम पोटेशियम क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड या कॉपर सल्फेट को पानी में डालते हैं या कोई भी विलायक में, हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट के रूप में पानी को लेते हैं, इसलिए बार बार हम पानी यूज़ कर देते हैं, उसको कोई भी सॉल्वेंट के लिए आप लोग समझ लेना है। तो जब उस सॉल्वेंट में डालते हैं तो वहाँ पर उनका डिसोसिएशन हो जाता है और वो घुल जाते हैं। घुलने के साथ साथ वो वियोजित हो जाते हैं, अपने आयन में टूट जाते हैं। तो हम तो सोच रहे थे कि हम 10 अणु सोडियम क्लोराइड को उसमें डाले हैं जिसका एक का एटॉमिक मास होता है 58.5 ग्राम, लेकिन बाद में पता चला, अंदर झाँक के देखा गया तो देखते हैं वो तो 2 भागों में टूट गया है। एक डाले थे 2 बन गया, अणुभार उसका लगभग आधा आधा हो गया। और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको पानी में डालने पर वो 2 या 2 से अधिक अणु आपस में चिपक लेते हैं। हम सोचे थे 10 डाले हैं, ऐसे करके देखे तो वहाँ पर 5 मिला, या और भी कम मिल सकता है, 3 एसोसिएट हो सकते हैं। तो ऐसे हम देख नहीं सकते, बस समझाने के लिए बोल रहा हूँ मैं। तो इस तरीके के 2 अलग अलग प्रकार के विलयन हमको मिल सकता है जिसमें उसके सामान्य अणुभार से अलग अणुभार हमको मिलेगा। हम सोच रहे हैं एसिटिक अम्ल का 60 ग्राम वाला, ऐसे 10 अणु हम लोग 60 ग्राम वाले उसमें डाले हैं, लेकिन पता चल रहा है कि उसमें 2 अणु आपस में जुड़ करके 120 अणुभार वाला भारी अणु बना लिए। तो जो उसके सूत्र से जो अणुभार हम सोच रहे थे उससे अलग अणुभार मिलता है, तो उसे हम कहते हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। और ये कब होता है? जब विद्युत अपघट्य विलेय उसमें डालते हैं। विद्युत अपघट्य या तो डिसोसिएट हो जाते हैं या एसोसिएट हो जाते हैं। उस केस में हमको सामान्य अणुभार से या तो कम मिलेगा या तो फिर ज़्यादा मिलता है। और जब हम आणविक विलेय को डालते हैं या नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट डालते हैं, अनअपघट्य सॉल्यूट डालते हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया, शक्कर हो गया, प्रोटीन हो गया, यूरिया हो गया, तो ये विलयन बनने पर उनमें डिसोसिएशन या एसोसिएशन ऐसा कुछ नहीं होता, वो जैसे कि तैसे उसमें घुल जाती हैं। तो जो हम अणुभार उसको हम लोग उसके सूत्र से निकाल रहे हैं वही अणुभार वहाँ हमको मिलता है। तो ये हो गया एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। तो सर एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास का क्या मतलब है? हम तो वांट ऑफ फैक्टर पढ़ने के लिए बैठे हैं, है कि नहीं? तो है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से डायरेक्ट संबंध है और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का सीधा सीधा संबंध है हमारा वांट ऑफ फैक्टर से। अब जरा इसको ध्यान दीजिए, ये हमारे 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। अणु संख्या गुणधर्म, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, परासरण दाब, क्वथनांक उन्नयन और हिमांक में अवनमन। जरा इस चारों के फार्मूला को ध्यान से देखिए तो सभी के डिनोमिनेटर में, हर में आपको अणुभार दिखाई देगा। यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है।
तो ये चारों, इसको हम लोग कॉमन इसको बोल सकते हैं, ये सब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। यदि हम इन चारों के बदले में एक वर्ड यूज करें तो वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विलेय के अणु द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए, व्युत्क्रमानुपाती होने का मतलब क्या है? यदि अणु भार ज़्यादा हो जाता है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम मिलेगी, यदि अणु भार कम मिलता है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा मिलेगी। तो इस तरह से एक रिलेशन हमको यहाँ से निकल के मिल आता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होते हैं वो अणु भार के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। किसके? विलेय की। यदि विलेय का अणु भार आपको कम मिलता है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा मिलेगी। तो इस तरह से अणु भार का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से सीधा सीधा संबंध है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल यहाँ पर हमारा, इस आई की जरूरत क्या पड़ी? अब हम इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का संबंध जो आणविक द्रव्यमान से हमने अभी देखा, इससे हम इसको किस तरह से रिलेट करते हैं आई का। अब जरा इसको समझाने के लिए हम आपको कुछ एक्सपेरिमेंट में लेके जाते हैं। देखिए, हम यहाँ पर 3 बीकर लेते हैं। तीनों में हम 1-1 किलोग्राम पानी ले लेते हैं। इसमें भी है और इसमें भी है 1 kg वाटर, और इसमें भी है 1 kg वाटर। तीनों में 1 किलोग्राम पानी ले लेते हैं और तीनों में हम अलग अलग सॉल्यूट डालते हैं। वो क्या है अभी हमको नहीं पता, हम उसका सिर्फ ये जाने कि कितना ग्राम हम उसमें डालेंगे और उसका आणविक द्रव्यमान हमको पता है। क्या है मतलब उसका नेचर क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है या नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। तो मान लीजिए इसमें हम डालते हैं कोई AB टाइप ऑफ सॉल्यूट, इसमें डालते हैं हम XY टाइप ऑफ कोई सॉल्यूट, और इसमें डालते हैं हम PQ टाइप का कोई एक सॉल्यूट हम मिलाते हैं। और हम इसमें अवाष्पशील विलेय मिला देने पर इसके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में क्या अंतर आता है ये हम जानना चाहते हैं, जिसका हमारे पास 4 मेथड है। हम सबसे आसान मेथड ले लेते हैं, ये वाला। बॉइलिंग पॉइंट में कितना एलिवेशन होता है, कितना उन्नयन होता है, बहुत सिंपल है। गर्म करो, थर्मामीटर लगा के देख सकते हैं। तो हम लोग लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट चेक करने वाले फार्मूला से। तो देखिए, ये हमारा फार्मूला मिलता है। KB कांस्टेंट है, फिक्स है, वो गिवन रहेगा WB 1000 अपॉन MB WA। ये सॉल्यूट का दिया गया ग्राम हमको पता है, हम कुछ भी 10 ग्राम 20 ग्राम दिए। इसका अणु भार भी हमको पता है, हम उसको रख दिए, और इसका 1 किलोग्राम पानी है, इसको रख दिए। तो यहाँ हम कैलकुलेट किए, इस फार्मूला से कैलकुलेट किए तो क्वथनांक में उन्नयन हमको 10 अंश सेंटीग्रेड प्राप्त होता है। क्वथनांक में उन्नयन 10 अंश सेंटीग्रेड, इसके कैलकुलेशन से हमको आंसर मिलता है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको समझने के लिए सेंटीग्रेड में ले लेते हैं। अब दूसरा हम काम करते हैं, इसको इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, थर्मामीटर। ये तो हमारा मैथमेटिकली कैलकुलेशन है, हम लोग थ्योरेटिकली जितना इनके वैल्यू हमको पता है उसको रख करके हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अब दूसरा हमारा होता है उसको इंस्ट्रूमेंटली मेजर करना। कोई भी उपकरण उसके लिए जो उपयुक्त होता है उसको वहाँ रखेंगे और देखेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, पानी लिए, पदार्थ को डाले, अब जब वह बॉयल होने लगा उस समय थर्मामीटर के थ्रू देख लिए कि कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर वो बॉयल हो रहा है। तो हम लोग इस राइट हैंड साइड जो मैथमेटिकली कैलकुलेशन की उसको हम लोग बोल देते हैं कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और इस साइड को हम लोग बोल देते हैं ऑब्जर्व
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जिसको हम लोग डायरेक्ट देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, हाँ भैया रे उन्नयन इतना का हुआ, या हिमांक मौनवन इतना का हुआ, या प्रासरण दाब में इतना का अंतर आ रहा है, तो ये हमारा कहलाता है ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो जब ऑब्जर्व किया गया तो देखा गया कि वहाँ 20 डिग्री का एलिवेशन मिल रहा है। खाली पानी जो शुद्ध विलायक था उस समय वो 100 डिग्री में उबल रहा था। अब जब उसमें अवाष्पशील विलेय मिला दिया गया और थर्मामीटर लगा करके देखा गया तो वहाँ 20 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा हो गया, मतलब 120 में अब उबल रहा है। और हमारा कैलकुलेशन कह रहा है कि 110 डिग्री में उबलना चाहिए। हमारा जो एलिवेशन आ रहा है, उन्नयन आ रहा है 10 डिग्री का, और जो इंस्ट्रूमेंट बोल रहा है वो 20 डिग्री का। तो हमारे कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं कुछ गलती हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ होगा, देखिए इसको दोगुना होना चाहिए। तो ये एक्चुअल में हुआ क्या होगा, जो सॉल्यूट हम इसमें डाले हैं और उसका जो अणुभार हम यहाँ पे रख रहे हैं वो एक्चुअल में पानी में जाने के बाद वो 2 भागों में टूट गया है, डिसोसिएट हो गया है। सोडियम क्लोराइड जैसे कोई भी सॉल्यूट है, तो उसका जो मॉलिक्यूलर मास हम लोग इसमें रखे थे एक्चुअल में उसका हमको आधा रखना था। तो जब ये वाला आधा ऊपर जाएगा तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, तब जाकर के वो इसके बराबर आएगा। कहने का मतलब हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे थ्योरेटिकली उसका मोलर मास, वो मोलर मास अब बिलियन बन जाने के बाद लगभग 2 भागों में टूट गया है। अब यहाँ हर बार 2 ही नहीं आएगा, वो 3 आयन बनेंगे तो 3 से भाग देना पड़ेगा, 4 आयन बनेंगे तो 4 से भाग देना पड़ेगा। कैल्शियम क्लोराइड में 3 आयन मिलेंगे, 1 कैल्शियम के 2 क्लोरीन के, ठीक है। एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 में हमको 4 आयन मिलेंगे तो उसका मोलर मास 4 से भाग दे देंगे। तो इस तरीके से समझाने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि भाई ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू है और ऑब्जर्व वैल्यू है दोनों अलग अलग आया है। जबकि साइंस क्या करता है, कोई भी फैक्ट किसी मेथड से अलग अलग नहीं होना चाहिए। फैक्ट वैल्यू किसी भी मेथड से हम मेजर करें तो हमेशा वही आना चाहिए। तो यहाँ पर हमको अलग दिखा, कंक्लूजन में पूछेंगे। अब दूसरा प्रेक्षण हम लोग यहाँ देखते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, उसी फार्मूला से जब हम लोग कैलकुलेट किए तो यहाँ पर भी हमको मिल रहा है 10 डिग्री सेंटीग्रेड का उन्नयन, लेकिन थर्मामीटर से जब इसको मापा गया तो इसमें मिल रहा है 5 डिग्री का उन्नयन। शुद्ध पानी या प्योर सॉल्वेंट में जब था तो 100 डिग्री में उबल रहा था। अब जब उसमें अवाष्पशील विलेय मिला दिया गया और थर्मामीटर लगाया गया तो 105 डिग्री में अब वो उबल रहा है। ये माना गया है ना, ऐसा कुछ फिक्स रखना नहीं। और हमारा कैलकुलेशन कहता है 10 डिग्री का उन्नयन होना चाहिए। फिर यहाँ पर कुछ गड़बड़ी आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ होगा जरा देखिए, यहाँ पर जो हम मोलर मास एक्सपेक्ट करके थ्योरेटिकली जो रखे थे वो मोलर मास अब डबल हो गया होगा। अर्थात यहाँ पर ये जो हमारा Mb था वो Mb का दोगुना यहाँ पर नीचे में हम यदि हम रख देते हैं तो 10 का हाफ हो जाएगा 5 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब यहाँ 2 का गुणा करना पड़ रहा है, यहाँ पर हमको 1/2 का गुणा करना पड़ रहा है। तब जाकर के कैलकुलेटेड और ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम आ रहा है। अब तीसरे पर देखते हैं, तीसरे में क्या हुआ। तीसरे में 10 डिग्री सेंटीग्रेड का एलिवेशन हमको कैलकुलेशन से मिला और 10 डिग्री का ही एलिवेशन हमको थर्मामीटर पे बता रहा है। इसका मतलब यह जो पदार्थ विलेय डाला गया है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। यह पानी में घुलने के बाद ना तो एसोसिएट हुआ ना ही डिसोसिएट हुआ। और यहाँ पर एक केस में हमारा डिसोसिएट हो गए और एक केस में हमारा एसोसिएट हो गए। तो ये दोनों हो गए इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट। तो इलेक्ट्रोलाइट मिला देने पर डिसोसिएशन या एसोसिएशन होता है, जिससे हमको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से अलग आता है। तो इसी को हमको दोनों को इक्वल करना है।
ठीक है। ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज और कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दोनों सेम आना चाहिए। तो कितना गुना वह एसोसिएट हो रहा है या डिसोसिएट हो रहा है, उसके एसोसिएशन या डिसोसिएशन की सीमा कितनी है, लिमिट कितना है, ऑर्डर कितना है, कोटि कितना है, किस हद तक वह कितनी मात्रा में वह एसोसिएट या डिसोसिएट हो रहा है, इसी को बताता है वन हाफ फैक्टर। अब देखिए, यदि हम इसमें 1/2 का गुणा कर देते हैं तो 5 के बराबर आ जाएगा, इसमें 2 का गुणा कर देते हैं तो ये 20 का गुना हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर जो हमारा फार्मूला बन के आ रहा है, ये वाला जो हमारा कैलकुलेटेड फार्मूला है, इस कैलकुलेटेड फार्मूला को मैं अब इसको जनरल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लिख दूं तो जो भी हमारा यहाँ पर फार्मूला बन रहा है, इसमें हम सब में यहाँ पे कुछ गुणा जब करेंगे तो ये दोनों बराबर हो रहे हैं। तो इसी जो गुणा करेंगे उसी को एक फैक्टर लिख दिया गया, एक गुणांक यहाँ पर रख दिया गया, जिससे कि कहा जाता है 1/2 फैक्टर या 1/2 गुणांक। कैलकुलेटेड जो साइड है, जो हमारा कैलकुलेशन करने का फार्मूला है, उसमें आई रख दिया गया या उसको थोड़ा मॉडिफाई करने की जरूरत पड़ा, अब मॉडिफाई कर दिया गया और इसमें एक गुणांक रख दिया गया जिसको आई सिंबल दिया गया। अब उसको आई क्यों दिया, जे क्यों नहीं दिया, वो हमको उसमें नहीं जाना, हमको मतलब नहीं है। 1/2 साइंटिस्ट हैं, उन्होंने आई रखा, किसी तरीके से रखा होगा। तो अब ये जो आई रख देते हैं, इस आई का मान कोई भी नंबर हो सकता है, 0 को छोड़ करके 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, या 1/2 हो सकता है, 1/3 हो सकता है, 1/4 हो सकता है। तो इस तरह से सारे फार्मूले को मॉडिफाई करके इन सभी में आई का गुणा कर दिया गया और इसको आई इसमें मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख दिया गया। ये देखिए यहाँ पर, तो इस सारे के सारे फार्मूला से अब हमको इस आई को कैलकुलेट करना पड़ता है। अब ये आई का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो जरूरत क्यों पड़ी, इसका आंसर हुआ इसलिए हमको आई की जरूरत पड़ी ताकि कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दोनों समान हो सकें, बराबर हो सकें। और इसका महत्व क्या है, कहने से आपको बताना है कि एसोसिएशन या डिसोसिएशन की सीमा निर्धारित करने में इसका योगदान है। इससे हम उसके लिमिट जान सकते हैं, कितनी मात्रा में वह एसोसिएट या डिसोसिएट हो रहा है। तो अब देखिए, यहाँ से आपको आई के गणना करने के कुछ सूत्र हमको मिलता है, उसको देखते हैं। ये देखिए, हमको अभी कंक्लूजन हमको क्या मिला कि ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, इनका ऑब्जर्व्ड वैल्यू और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का कैलकुलेटेड वैल्यू, इस साइड को हम लोग ऑब्जर्व बोल रहे हैं, ये फार्मूला से जो निकालते हैं उसको कैलकुलेटेड बोल रहे हैं। तो फार्मूला में हम क्या कर दिए हैं, आई का गुणा कर दिए हैं। ये हमारा मॉडिफिकेशन हुआ है और इससे हम आई फैक्टर के इसमें गुणा करना पड़ा। तो इसी से हमको आई का एक फार्मूला मिल जाता है। देखिए, 1/2 फैक्टर इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस हो जाएगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व अपॉन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेटेड। ठीक है, और अब देखिए यहाँ के इस संबंध से, इसको तो आप एक याद कर ही लो, ये फार्मूला मिल गया आई का। ठीक है, प्रेक्षित, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रेक्षित अणुसंख्या गुणधर्म बटे गणना से प्राप्त अणुसंख्या गुणधर्म। ठीक है, अब देखिए इसको हम थोड़ा सा चेंज कर दें। हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से हमको क्या मिलेगा, 1/m भी लिख सकते हैं हम लोग, समानुपातिक चिन्ह हटाएंगे और कोई कांस्टेंट रख देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 1/m भी, तो ऊपर लिखेंगे 1/m भी हो जाएगा ऑब्जर्व, और यहाँ मान लो कोई भी कांस्टेंट आप रखना चाहते हैं, पी क्यू तो रख दीजिए, नहीं तो आप अभी कट जाएगा जैसे इस तरह से 1/m भी कैलकुलेटेड।
ये आपस में कट जाएगा, इसलिए उसको हम सीधा सीधा बोल सकते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इक्वल टू 1/mb रिलेशन के थ्रू हम लोग रख सकते हैं। इस तरह से हम रख सकते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 1/mb। तो ये देखिए अब 1/mb ये हमारा हो गया ऑब्जर्व, और ये बटे के नीचे में फिर बटा रहता है तो वो उलट जाता है। तो ये mb/a कैलकुलेटेड हमको मिला। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देंगे तो वी कैन राइट लाइक दिस, mb कैलकुलेटेड अपॉन mb ऑब्जर्व। ये फार्मूला आपको एक और याद रखना है आई निकालने के लिए। मतलब अब ये क्या हो गया हमारा, गणना से प्राप्त अणुभार और प्रेक्षित अणुभार। और इसी को हम लोग लिख सकते हैं, अगर इसको शब्दों में लिखेंगे तो क्या लिखा है हमारे सैद्धांतिक अणुभार बटे प्रायोगिक अणुभार, या लिख सकते हैं इसी को हम लोग, इसको लिख सकते हैं सामान्य अणुभार, सामान्य अणुभार, और नीचे वाले में लिख सकते हैं हम लोग प्रेक्षित अणुभार। सामान्य अणुभार मतलब जो हम लोग फार्मूला देख करके कैलकुलेशन करते हैं। सोडियम क्लोराइड का सोडियम और क्लोरीन का मिला देते हैं तो 58.5 आता है, यूरिया का 60 आता है, एसिटिक अम्ल का 60 आता है। जो हम लोग ऐसे थ्योरेटिकली उसको सूत्र को देख करके जो हम लोग कैलकुलेशन करके निकालते हैं वही अणुभार सामान्य अणुभार कहलाएगा। ये ऊपर वाला वही है, गणना के हम लोग गुणा भाग कर लिए, उसके सबके परमाणु द्रव्यमान को जोड़ दिए तो हमको कैलकुलेशन के बाद हमको मिलता है वो सामान्य अणुभार है। और प्रेक्षित जो उसमें घुलने के बाद एसोसिएट या डिसोसिएट हो गए तो उसका अणुभार कितना आया, ये हमारा कहलाता है प्रेक्षित अणुभार। और यही हम निकालते हैं इन सूत्रों से। ये mb को इधर ला करके वाष्प दाब में अवनमन हो रहा है या परासरण दाब से संबंधित है या हिमांक या क्वथनांक संबंधित है, तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं यही हमारा निकल के आता है ये वाला। तो दो फार्मूला हमको यहाँ से मिलता है, इसको आपको नोट करके रखना है। अब एक और फार्मूला आई का निकल के आता है, देखते हैं उसको। ये देखिए संगुणन या वियोजन के बाद कितने कण अब उस विलयन में हैं, विलेय के, उसको यदि हम देखें और संगुणन और वियोजन के पहले कणों की संख्या कितनी थी, दोनों को यदि हम देखेंगे तो ये हम पाते हैं कि संगुणन या वियोजन के बाद कणों की संख्या या तो ज़्यादा हो जाता है या तो कम हो जाता है। एसोसिएट होने पर कणों की संख्या कम होता है, डिसोसिएट होने पर कणों की संख्या ज़्यादा हो जाता है। तो उसके पहले वाले में यदि हम इसमें आई का गुणा कर देते हैं, ये आई का मान इसमें जब गुणा कर देते हैं तो इस बाद में कितना हुआ, मान लो बाद में 20 हो गया और पहले कितना था हमारा 10, तो इसको इक्वल करना है। पहले 10 था तो इसको हमको 2 से गुणा करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। वियोजन होने पर, संगुणन होने पर क्या हो गया, मान लो हमारा 5 मिला और उसके पहले कितना था 10, तो यहाँ पर 10 में 1/2 का गुणा कर देंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। तो संगुणन या वियोजन के पहले कणों की संख्या में आई का गुणा कर देते हैं तो संगुणन और वियोजन के बाद कणों की संख्या के बराबर हो जाता है। ये वियोजन के बाद है और ये संगुणन के बाद है। तो इस आई का वैल्यू देखो हर दोनों जगह अलग अलग है। तो इसी आई के वैल्यू को निकालने के लिए हम यहाँ से एक सूत्र फिर हम प्राप्त कर लेते हैं ऐसा। अब आई बराबर लिख देंगे तो इतना बटे इतना हो जाएगा। ये देखिए यहाँ से हमको एक फार्मूला और मिला,
आई बराबर, ये देखिए इस वाले से हमको आई का एक और फार्मूला निकल के आता है कि संगुणन या वियोजन के बाद अणु या कणों की संख्या कितनी हो गई है बिलियन में। संगुणन हो गया होगा तो कणों की संख्या कम हो जाएगा, वियोजन हुआ होगा तो कणों की संख्या ज़्यादा हो गया होगा, और संगुणन या वियोजन के पहले कणों की संख्या कितनी थी। तो इसके आधार पर हमको आई की 3 वैल्यू मिलेंगे। ये देखिए यदि संगुणन या वियोजन नहीं हुआ होगा, अणुओं की संख्या और संगुणन या वियोजन के पहले अणुओं की संख्या बराबर होगा। 10 अणु हम डाले थे, 10 अणु अभी भी है, तो 10/10 1 मिलेगा, तो आई का वैल्यू हमको कितना मिलेगा 1। ठीक, अब यदि देखिए संगुणन हो गया होगा तो हम डाले थे 10 अणु, लेकिन संगुणन के बाद हमको कितना मिला 5। उदाहरण के लिए 2 अणु डाइमर बन गया, द्विलक बना, तो संगुणन के बाद अणुओं की संख्या कितनी होगी 5। ऊपर में कितना मिलेगा हमको 5 और नीचे में कितना 10 डाले थे हम लोग। संगुणन वियोजन के पहले 10 अणु था, तो ये कितना आएगा हमको 1 से कम आया, 1 से कम। तो संगुणन के केस में आई का मान हमेशा 1 से कम रहेगा, क्योंकि मैथमेटिकली जो यहाँ डिनोमिनेटर में है, जो हर में है, उसका वैल्यू ज़्यादा रहेगा और अंश में छोटा वैल्यू रहेगा, तो हमेशा 1 से कम आएगा। और वियोजन के केस में सोचिए 10 अणु डाले थे और वो 30 बन गया, ठीक है, तो यहाँ संगुणन वियोजन के बाद आ गया 30 और नीचे में आएगा हमारा 10, तो 30/10 हो गया अब हमारा। तो 30/10 जब हो जाता है तो 1 से बड़ा आ गया 3 या 2, 3, 4 कुछ भी आ सकता है। तो वियोजन के केस में आई का वैल्यू 1 से ज़्यादा रहता है। तो ये 3 संभावना है, ये 3 केस बनेगा, संगुणन या वियोजन दोनों की स्थिति में और एक बिना संगुणन या वियोजन की स्थिति में। तो संगुणन या वियोजन नहीं होने का मतलब क्या है, वहाँ पर कोई हम लोग नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट डालेंगे, जैसे यूरिया हो गया, प्रोटीन हो गया, शुगर हो गया, इस तरह के हम लोग अनअपघट्य विलयन बना है वो। और यहाँ पर हम इन दोनों केस में हम लोग कोई इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, विद्युत अपघट्य या आयनिक विलेय उसमें घोले। तो यहाँ से ये हमको एक संबंध मिलता है, आई का 3 वैल्यू मिलता है और सूत्र मिलता है आई के। अब हम देखते हैं, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, इसके लिए हमको कुछ करना ही नहीं, हमको पढ़ना है इन दोनों के लिए संगुणन की मात्रा कितनी होगी या वियोजन की मात्रा कितनी होगी। उसके लिए अब हम लोग फार्मूला निकालते हैं आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए। देखते हैं संगुणन होने पर हम संगुणन की मात्रा या उसकी कोटि निर्धारित करने के लिए क्या सूत्र है। तो सबसे हम लोग देखते हैं, मान लीजिए कि वो 100% संगुणन हो जाता है, जितना हम डाले उतना सब के सब संगुणित हो गए, तो वहाँ 100% संगुणन के केस में हमको क्या मिलेगा, इसके 2 अणु को जब बेंजीन में डालते हैं तो 2 द्विलक बना लेते हैं, तो ये CH3COOH यहाँ पे ऐसा बन गया, तो हमको क्या मिला देखिए आई बराबर क्या मिलता है, इसके लिए आई बराबर संगुणन या वियोजन के बाद अणुओं की संख्या। यहाँ पर 2 से 1 बना, तो संगुणन या वियोजन के बाद 1 बना, 1/2 आए। संगुणन के पहले 2 था, बाद में 1 है, तो ऊपर में हम लिखते हैं संगुणन या वियोजन के बाद अणुओं की संख्या 1/2, तो इसके लिए आई आ गया 1/2। 3 प्राइमर बना, ये 3 बना, तो इसके लिए आई का मान हो जाएगा 1/2। इसी तरह से यदि टेट्रामर बनता है, यदि 4 अणु संगुणित होते हैं तो 1/4, 1/5 इस तरह से आएगा जब 100% ये हमारा संगुणन होने की स्थिति में। और देखो हर बार ये 1 से छोटा आएगा। अब इसी में हम देखते हैं सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है जब वह 100% संगुणित ना हो और यदि संगुणन की मात्रा मानते हैं कि अल्फा मोल संगुणित होता है। अब देखते हैं, मान लीजिए 100% संगुणित नहीं होते हैं, माना अल्फा मोल ही संगुणित होता है, तो एक जनरल इक्वेशन बना देते हैं हम लोग, Na इस तरह से एक संगुणित हुआ है, कोई भी सॉल्यूट है, तो शुरू में इसका 1 मोल है, अभी
संगुणन नहीं हुआ है। अब उसके बाद माना इसमें से अल्फा मोल संगुणन हो गया, तो इसमें से बचे कितने 1 माइनस अल्फा, तो n में से एक बन रहा है। देखिए यहाँ पर इसको समझना है, n अणु से एक अणु बन रहा है, तो अल्फा में से n में से एक बन रहा है, तो अल्फा में से इसका इसके साथ गुणा हो जाता है, एक भाग में आता है, तो अल्फा बटे n, तो हमको मिल जाता है यहाँ पर अल्फा बटे n। इस तरीके से हमको मिलता है। अब देखिए आई हम निकालेंगे, क्या मिलेगी आई, ये देखिए समय बचत करने के लिए थोड़ा सा हम जल्दी कर दिए हैं। देखिए यहाँ से अब क्या करेंगे, ये आई का फार्मूला क्या आता है, संगुणन या वियोजन के बाद विलयन में उपस्थित कणों की संख्या। तो संगुणन के वियोजन के बाद असंगुणित अणुओं की संख्या इतनी है और संगुणित अणुओं की संख्या इतनी है, तो 10 प्लस 10 कर देंगे, ये धन ये, अब बटे संगुणन या वियोजन में पहले एक होता है हमेशा, एक अणु के हिसाब से कितना बन रहा है उसको हम एक लिखते हैं। तो यहाँ पर इसको अब जब हल करेंगे मैथमेटिकली, तो इस तरह से गुणा हो करके इस तरह से आएगा। यहाँ से हम इसको क्या करते हैं, इसका इसके साथ तिर्यक गुणा हो जाएगा और इस तरह से बनेंगे, सामान्य मैथमेटिक्स है। और इसके बाद इसको हम इधर ले गए, तो इस तरह से ये मिला, ये कॉमन लेंगे, तो अल्फा इक्वल टू n आई माइनस 1/1 माइनस n। इसको थोड़ा सा और रीअरेंज जैसे कर देते हैं, तो ये और इतना हमको निकल के आता है, हमको अल्फा ही निकालना है। संगुणन की मात्रा कितनी, संगुणन की सीमा है और इसका आई के साथ संबंध ये हो गया। कुछ किताबों में ये वाला दिया रहता है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, यहाँ से सिर्फ पक्षांतर करने का तरीका अलग कर दिया जाए। मान लीजिए यहाँ से देखिए ये वाला लाइन से, इस लाइन से यदि हम इन दोनों अल्फा को उधर ले जाएं, तो ये वाला माइनस n अल्फा प्लस हो जाएगा और ये वाला माइनस हो जाएगा। ये देखिए ये वाला प्लस हो गया और ये वाला माइनस हो गया, ये दोनों को हम उधर ले गए और इस n आई को इधर ले आए, तो ये n अपनी जगह में है और n माइनस n है। तो यहाँ से फिर अल्फा कॉमन आएगा तो ये बचेगा, n कॉमन आएगा तो ये बचेगा। तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू 1 माइनस आई और n, और ये इसके नीचे में आ गया। तो ऐसा लिखा रहे चाहे ऐसा लिखा रहे, दोनों के दोनों सही है, दोनों में आंसर आपको आएगा। तो ये है हमारा संगुणन के केस में किसी भी अंकिक प्रश्न को हल करने के लिए उसके संगुणन की मात्रा निकालने का सूत्र है। तो इसके लिए हमको आई पता होना चाहिए, तो अल्फा मिल जाएगा, अल्फा पता होगा तो आई मिल जाएगा। ये दोनों कोई भी एक फार्मूला से, या यहाँ से भी डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं, ज़्यादा लंबा जाने की भी जरूरत नहीं पड़ता है, यहाँ से भी निकल जाता है। तो जैसा चाहे हम लोग यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं वियोजन की कोटि निर्धारित करने के लिए या वियोजन की सीमा या वियोजन की मात्रा निर्धारित करने का सूत्र क्या है। देखिए वियोजन के लिए हम भी दो केस का स्टडी करेंगे, जब 100% वियोजन हो जाता है, प्रबल विद्युत अपघट्ट है, जैसे सोडियम क्लोराइड है, NaCl का 100% डिसोसिएशन हो जाता है, Na प्लस और Cl माइनस। तो यहाँ से हमको आई का मान क्या मिलेगा, संगुणन या वियोजन के बाद कणों की संख्या हमको 2 मिला बटे 1 था। इसी तरह से यदि हम CaCl2 जैसे को देखेंगे तो कैल्शियम और 2 क्लोराइड आयन मिले टूट रहा है, ठीक, तो हमको क्या मिलेगा आई। संगुणन या वियोजन के बाद 3 आयन मिले, 3 बटे 1, टेट्रामर बनेगा तो 4 बटे 1, इस तरह से हमको मिलता है इसके केस में। और आई हमेशा 1 से बड़ा आता है, वियोजन के केस में आई 1 से बड़ा आता है। तो इस तरीके से हमको मिल जाएगा, इसमें कोई फार्मूला की जरूरत नहीं, 100% आयन हो गया माने सीधा सीधा हमको मिल जाता है उसका वियोजन की मात्रा। वियोजन की मात्रा 1 होने का मतलब होता है 100% वियोजित हो गया। तो अब देखिए ये 100% संगुणित ना हो तब कैसे करेंगे। अब 100% वियोजन ना हो तो माना अल्फा मोल वियोजित होता है, माना अल्फा मोल वियोजित होता है, तो इसको हम एक एक ना करके सीधा एक जनरल फार्मूला आपको बता देते हैं। जैसे संगुणन के केस में जनरल फार्मूला निकाल के बता दिए थे, n की जगह में द्विलक होने से 2, ट्राइमर होने से 3 वहाँ रख रहे थे, वैसे यहाँ पर भी यदि हम n जनरल फार्मूला ले लेते हैं और उसमें n की जगह में कितने आयन में टूट रहा है वो रखा जाएगा। तो एक ले लेते हैं हमारा एक कोई भी
ये हमारा AN कोई सॉल्यूट है जो कि N आयन इसमें टूट रहा है, AN से N में। तो प्रारंभ में देखिए, प्रारंभ में इसका 1 मोल था, अब ये डिसोसिएट नहीं हुआ है, माना साम्यावस्था पर अल्फा मोल डिसोसिएट हो गया, तो अब बचा कितना 1 माइनस अल्फा, और इधर कितना बचेगा इसी को हमको समझना रहता है। 1 से N बन रहा है तो अल्फा से N अल्फा, यूनिटरी मेथड है, एक ही नियम। 1 से N बन रहा है तो अल्फा से अल्फा गुणित N बटा 1, तो N अल्फा हो जाएगा, तो N अल्फा हमको मिलता है। संयोजन के बाद कणों की संख्या से हम I निकाल लेते हैं, I बराबर संयोजन के बाद कणों की संख्या कितना बचा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा। ये अवियोजित अणुओं की संख्या है, ये वियोजित अणुओं की संख्या से जोड़ देंगे बटा 1 रहेगा। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाता है I बराबर अल्फा प्लस N अल्फा। अब हमको अल्फा निकालना है, वियोजन की मात्रा के लिए फार्मूला निकालना है, तो अल्फा को हम लोग एक साइड कर देते हैं, ठीक है। ये दोनों को मैं उधर ले जाता हूँ, 1 माइनस I अपॉन 1 माइनस N, या उसी तरीके से यहाँ पक्षांतर करते समय हम यदि I को इधर ले आते हैं, ठीक है, ये देखो इसको इधर ही रखते हैं, यहाँ से I माइनस 1 उधर ले जाते हैं, इन दोनों को इधर ही रखते हैं, और इस प्लस N अल्फा को मैं शुरू में लिख दूँ माइनस अल्फा कर दूँ, तो यहाँ से मैथमेटिकली उसको कैलकुलेशन करने से वही आएगा। तो अब देखिए हमारे क्या मिल गया I माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर अल्फा कॉमन लेंगे तो N माइनस 1 बचा, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, ये बटा में आ जाएगा, तो अल्फा बराबर हमको मिल जाता है I माइनस 1 अपॉन N माइनस 1। ये फार्मूला भी सही है, ये फार्मूला भी सही है, ये निकाल सकते हैं। I दिया होगा तो अल्फा निकाल लेंगे, अल्फा दिया होगा तो I निकाल सकते हैं, यही से आ जाएगा, ज़्यादा इधर आने की आवश्यकता नहीं, यही से डायरेक्ट हमको मिल जाता है। ये फार्मूला भी हम डायरेक्ट यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं दोनों से संबंधित एक एक आंकिक प्रश्न, एक संगुणन से संबंधित और एक वियोजन से संबंधित। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।